मिशन इंस्टीट्यूट के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सबका पुनः स्वागत है। जैसा कि हम लोगों ने भारतीय इतिहास के संबंध में अध्ययन प्रारंभ किया था, अभी तक हम लोगों ने देखा था कि भारतीय इतिहास का अध्ययन किन स्रोतों के माध्यम से किया जा सकता है। तो दो स्रोत मिल चुके थे हमें, एक स्रोत था पुरातात्विक साक्ष्य और एक साहित्यिक साक्ष्य। हम लोगों ने देखा था पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से उस काल का हम अध्ययन करते हैं जबकि मानव भाषा के संबंध में परिपक्व नहीं हुआ था। अब अगर हम देखें तो सैंधव काल तक लिपि या भाषा तो मिलती है, लिपि तो प्राप्त होती है, लेकिन अभी तक उस लिपि का अध्ययन नहीं किया जा सका है। इसलिए सिंधु सभ्यता तक हम जिन सभ्यताओं का, जिन संस्कृतियों का, जिन स्थानों का या जिन साहित्यिक चीजों का अध्ययन करते हैं वो पुरातात्विक साक्ष्यों के आधार पर ही करते हैं। साहित्यिक साक्ष्यों के आधार पर हमारा अध्ययन प्रारंभ होता है वैदिक काल से। आज हम लोग जो अध्ययन करेंगे मनुष्य के आदिम जीवन की कहानी का अध्ययन करेंगे कि मनुष्य ने अपने जीवन का विकास किस प्रकार से प्रारंभ किया। मानव के जीवन का विकास एक क्रमिक प्रक्रिया है, वो समान और एक जैसी प्रक्रिया नहीं रही, उस पर उतार चढ़ाव होते रहे। वो प्रक्रिया एक तरीके से कहा जा सकता है कि मानव विकास की प्रक्रिया एक क्रमिक विकास की प्रक्रिया रही। जैसा कि हम लोग अगर देखते हैं, पृथ्वी की बात करें तो पृथ्वी को अगर देखें तो इस पे नॉर्थ पोल और साउथ पोल 0 अंश अक्षांश या भूमध्य रेखा, अक्षांश या भूमध्य रेखा, इस पृथ्वी की अगर हम बात करें तो इस पृथ्वी का जीवन 400 करोड़ वर्षों से अधिक है। पृथ्वी जो है 400 करोड़ वर्षों से पुरानी। इस पृथ्वी की परतों के विकास के आधार पर या परतों के विकास की 4 अवस्थाएं पाई जाती और इन 4 अवस्थाओं में जो चौथी अवस्था या क्वार्टरनरी, इस काल को अगर हम देखें तो 2 भागों में इसको डिवाइड किया जा सकता है। एक बांटा जा सकता है प्लीस्टोसीन काल में, प्लीस्टोसीन काल, और एक को बांट सकते हैं होलोसीन में। होलोसीन को हम आद्यतन युग कह सकते हैं, आद्यतन युग। और प्लीस्टोसीन को अगर देखें तो इसको अतिनूतन काल कहा जाता है। प्लीस्टोसीन की बात करें और होलोसीन की बात करें तो प्लीस्टोसीन काल में ही हम देखते हैं मानव का धरती पर आगमन हुआ। यह मानव इसी काल में, मानव का प्रादुर्भाव इसी काल में हुआ और इसी काल में अगर हम अध्ययन करें तो हमें इसी काल में वास्तविक रूप में हाथी, घोड़ा, गाय के आद्य रूप मिलते हैं या घोड़ा आज की अवस्था के जैसे प्राप्त होते हैं या वास्तविक रूप में ऐसी अवस्था का उद्भव इस काल में होता है, प्लीस्टोसीन या अतिनूतन कल्प में। अगर इसी काल में देखें तो ये जो मानव विकास की प्रक्रिया का प्रादुर्भाव हम देखते हैं वो 26 लाख ईसा पूर्व में, कब? 26 लाख ईसा पूर्व में अफ्रीका में हुआ। अतिनूतन काल की बात करें तो इसका जो टाइम पीरियड माना जाएगा वो आज से 10,000 ईसा पूर्व, आज से
10,000 ईसा पूर्व तक की बात कर सकते हैं। 10,000 BC तक की बात का अध्ययन जो करेंगे वो होलोसीन या आद्यतन युग के अंतर्गत करेंगे। अतिनूतन कल्प या प्लिस्टोसीन काल में ही मानव का प्रादुर्भाव हुआ और यह प्रादुर्भाव माना जाता है 26 लाख ईसा पूर्व, 26 लाख ईसा पूर्व या BC में अफ्रीका में हुआ। ये हम बात कर सकते हैं इस काल की। तो पहले तो ये जानने की जरूरत है पृथ्वी लगभग 400 करोड़ वर्षों पुरानी है। इसकी परतों के विकास के 4 अवस्थाएं मानी जाती हैं और उसमें चौथी अवस्था जो है क्वाटरनरी, इसी को 2 कालों में विभाजित करके अध्ययन किया जा सकता है, प्लिस्टोसीन काल और होलोसीन काल। होलोसीन का जो समय माना जाता है वो 10,000 ईसा पूर्व से आज तक का या आज से 10,000 ईसा पूर्व के पीछे तक का काल माना जाता है। अतिनूतन कल्प या अतिनूतन काल या प्लिस्टोसीन काल को हम ये मानते हैं कि इसी काल में मनुष्य का प्रादुर्भाव हुआ था। यह प्रादुर्भाव आज से 26 लाख ईसा पूर्व अफ्रीका में हुआ था। अब अगर हम बात करें कि भारतीय इतिहास को काल विभाजन के आधार पर, तो इस तरीके से विभाजित किया जा सकता है। काल के आधार पर, काल के आधार पर इतिहास का विभाजन 3 भागों में किया जाता है। पहले काल को प्रागैतिहासिक काल, फिर आद्य ऐतिहासिक काल और तीसरे पायदान पर हम ऐतिहासिक काल का अध्ययन करेंगे। इस पर अगर देखें तो प्रागैतिहासिक काल का जो मीनिंग होता है प्राक प्लस ऐतिहासिक, और प्राक मतलब होता है पहले का, प्राक मतलब पहले का। और इसको अगर संधि में पढ़ेंगे हिंदी में तब समझ में आ जाएगा आपको कि का के बाद ऐसा स्वर अय आने के पश्चात का गा के रूप में परिवर्तित हो गया। अगर ये बात करें कि प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत या प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम किन बातों का अध्ययन करेंगे, तो प्रागैतिहासिक काल के अंतर्गत हम लोग अध्ययन करेंगे सर्वप्रथम पाषाण काल। और पाषाण काल की बात करें या पाषाण सभ्यता की बात करें तो इसके मुख्य रूप से 3 विभाजन किए जाते हैं। पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नव पाषाण काल। नव पाषाण काल, प्रागैतिहासिक काल का जो समय माना जाता है वो माना जाता है आदिकाल या प्रारंभ से 3000 BC तक, और आद्य ऐतिहासिक काल माना जाता है 3000 BC से मोटे तौर पर 600 BC के मध्य का काल। और अगर और देखें कि ऐतिहासिक काल तो 6000 BC से या 600 BC से आप 1947 तक का जो अध्ययन करते हैं वो ऐतिहासिक काल के अंतर्गत माना जाता है। तो ये तो हो गई काल की बात। पाषाण सभ्यता के अध्ययन की बात करें कि पाषाण सभ्यता का अध्ययन भारत में, सभ्यता का अध्ययन भारत में कैसे प्रारंभ हो, तो इस अध्ययन को बात करें कि कैसे प्रारंभ हुआ, तो इसके प्रारंभ की अगर बात करें, प्रादुर्भाव की बात करें, तो 1863 में भारतीय पुरातत्वविद हैं, 1863 में भारतीय पुरातत्वविद या भूगर्भ वैज्ञानिक एक रॉबर्ट ब्रूसफुट का नाम आता है। किसका नाम आता है? रॉबर्ट ब्रूसफुट
ब्रुसफुट का नाम आता है। और इन ब्रुसफुट की अगर बात करें तो इन्होंने क्या किया था, 1863 में इन्हें मद्रास के निकट पल्लवरम में, एक स्थान का नाम आपको ध्यान रखना है, पल्लवरम में इन्हें एक कुल्हाड़ी के साक्ष्य मिले। अब यहां से आपके प्रश्न शुरू हो जाते हैं, पुनः इसको देख लेते हैं। काल के आधार पर इतिहास का जो विभाजन किया जाता है वो 3 प्रकार से बांटा जाता है। एक को कहते हैं प्रागैतिहासिक काल। प्रागैतिहासिक काल का मतलब प्राक धन ऐतिहासिक काल। यह प्रारंभ से मनुष्य के प्रादुर्भाव से 6000 BC तक का काल माना जाता है। और इसके अंतर्गत हम अध्ययन करते हैं पाषाण काल का। पाषाण काल का अध्ययन जब करते हैं तो उसे पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल में बांटा जाता है। पूरा पाषाण काल को फिर 3 भागों में बांटा जाता है, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। ये 3 भागों में आगे चल करके फिर पढ़ेंगे, निम्न पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल और उच्च पूरा पाषाण काल। फिर उसके बाद मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। यहां पर हम पहले अध्ययन करते हैं कि प्रागैतिहासिक काल की जो भारत में शुरुआत होती है, या प्रागैतिहासिक काल का जो अध्ययन किया जाता है, पाषाण सभ्यता का जो अध्ययन किया जाता है वो कैसे शुरू होता है। तो 1863 में एक भारतीय पुरातत्वविद है या भूगर्भ वैज्ञानिक या भूतत्ववेत्ता के नाम से जाने जाते हैं रॉबर्ट ब्रुसफुट। और रॉबर्ट ब्रुसफुट की बात जो आती है, ब्रुसफुट ये 1863 में इन्होंने मद्रास के निकट एक स्थान है जिसका नाम है पल्लवरम, और पल्लवरम से इन्हें कुल्हाड़ी प्राप्त हुई। अब देखा होगा, एक प्रश्न आपका बनता है कि भारत में पूरा पाषाण सभ्यता का प्रादुर्भाव या प्रारंभ कब से शुरू हुआ। तो आपको पहला एक एग्जाम्पल ध्यान रखना है 1863 में। और फिर दूसरा प्रश्न आता है कि रॉबर्ट ब्रुसफुट कौन है। तो भारतीय पुरातत्वविद है या फिर भारत के भूगर्भ वैज्ञानिक। ये 2 बातें आपको ध्यान रखेंगे, 2 में से कोई एक आपके प्रश्नों में मिलता है। फिर एक आता है मद्रास संस्कृत या मद्रास या पल्लवरम के निकट सबसे पहला खोजा गया औजार क्या है। तो प्रथम जो औजार खोजा गया है वो क्या है, कुल्हाड़ी है। और ये कुल्हाड़ी कहां से प्राप्त हो रही, पल्लवरम से। किस वर्ष प्राप्त हो रही, 1863 में। और किसे प्राप्त हो रही है, तो रॉबर्ट ब्रुसफुट को। अब भारत में हम लोग अध्ययन करना शुरू कर देते हैं पाषाण संस्कृत का। उस पाषाण संस्कृत के अंतर्गत पहले पूरा पाषाण काल, फिर मध्य पाषाण काल और फिर नवपाषाण काल। तो आगे चल करके हम इसी पाषाण काल का अध्ययन करते हैं कि भारत में मनुष्य का प्रादुर्भाव या मानव का उद्भव कैसे हुआ और उसका पाषाण काल से लेकर के अब तक हम लोग अध्ययन कैसे करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं मानव का प्रादुर्भाव। मानव के प्रादुर्भाव की अगर बात करें तो आप देखते हैं अधिकांशतः ये माना जाता है कि मनुष्य का जो जीवन प्रारंभ हुआ वो वानरों से प्रारंभ हुआ। वानर को, छछूंदर को और लंगूर को, इनको एक ही श्रेणियों में रखा जाता है जिन्हें प्राइमेट के नाम से जाना जाता है। और उस प्राइमेट के अंतर्गत क्या अध्ययन करते हैं, मानव के विकास या उदय की बात करते हैं। मानव के उद्भव के अगर विकास की बात करें या मानव के उद्भव या विकास की बात, तो सर्वप्रथम जो हमें मनुष्य मिलता है, मानव जिस प्रजाति में आता है उसे प्राइमेट कहा जाता है। मनुष्य जिस प्रजाति में शामिल होता है उसे प्राइमेट कहते हैं। और इसी प्राइमेट के अंतर्गत वानर, लंगूर और छछूंदर भी शामिल है। अब क्या है, मानवों का विकास माना जाता है कि वानरों से अफ्रीका में। ऑस्ट्रेलोपिथेकस की बात करते हैं तो अफ्रीका में जिस मानव की बात हुई है, अफ्रीका में जिस मानव का उद्भव पाया गया है, अफ्रीका में जिस मानव को पाया गया उसे ऑस्ट्रेलोपिथेकस के नाम से जाना जाता है। और ये ऐसा मानव है जो सीधा चलता था। ये माना जाता है कि सीधा चलने वाला मानव। अब देखिएगा, मानवीय विकास में अगर क्रांति की बात करें तो क्रांतियां कई प्रकार से हुई। अगर पहली क्रांति आप माने तो आपको बहुत सारी जगह मिल जाएगा कि पहली क्रांति जो हुई पहिए के आविष्कार के कारण हुई, आग के आविष्कार के कारण हुई, या विभिन्न तरीके से बताया जाएगा कि ये क्रांति तब हुई, ये क्रांति तब हुई। लेकिन अगर क्रांति की शुरुआत माने तो मनुष्य भी पहले
वानरों की तरह जो दो हाथ हैं इनका प्रयोग चलने के रूप में करता था। लेकिन जैसे ही मनुष्य ने अपने आप को अर्धउतान मुद्रा में स्टैंड किया, अर्थात दो पैरों पर खड़ा होना सीख गया, और उसके बाद उसने इन दो हाथों को जब स्वतंत्र कर लिया, तो पहली क्रांति इन दो हाथों के स्वतंत्र हो जाने के कारण हुई, क्योंकि अन्य जितने भी चौपाए हैं वो चार पैर पर चलते हैं। मनुष्य एक ऐसा व्यक्ति है, मनुष्य एक ऐसा जीव है जिसने अपने इन दो हाथों को स्वतंत्र कर लिया, और पहली क्रांति वहीं से हुई जब मनुष्य अर्धउतान मुद्रा में चलने लगा। तो पहला जो मानव अफ्रीका में आपको प्राप्त हो रहा, ऑस्ट्रेलोपिथेकस, ये क्या है, अफ्रीका में सीधा चलने वाला मानव माना जा सकता है। होमो इरेक्टस, इसे जावा मानव भी कहते हैं। क्या कहते हैं? जावा मानव। अब क्या है कि जावा इंडोनेशिया, ये एशिया में पड़ता है। एशिया में एक देश है दक्षिण पूर्व एशिया में, इंडोनेशिया, और इंडोनेशिया का एक द्वीप है जावा द्वीप, और जावा द्वीप पर मानव के कुछ अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं। और इन अस्थिपंजरों पर अगर देखेंगे तो इन अस्थिपंजरों से पता चलता है कि संभवतः ऐसा मानव जो सीधा होकर के चलता था वो होमो इरेक्टस ही था, जावा मानव को। निएंडरथल मानव की बात करेंगे, जर्मनी में एक घाटी है निएंडरथल घाटी, जर्मनी में एक निएंडरथल घाटी है, और उस निएंडरथल घाटी पे जो मनुष्य के अवशेष प्राप्त हुए हैं, जो अस्थिपंजर प्राप्त हुए हैं, उन्हें निएंडरथल मानव के नाम से जाना जाता है। ये निएंडरथल मानव विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करने लगा था। उसके बाद अगर आगे चल करके देखें तो इसके लगभग 40,000 वर्ष पूर्व, 40,000 वर्ष पूर्व होमो सैपियंस मानव का प्रादुर्भाव हुआ, और होमो सैपियंस मानव के प्रादुर्भाव के साथ ही दुनिया में, या आधुनिक मानव जिसे माना जाता है, उस होमो सैपियंस के साथ ही ये कहानी शुरू हो जाती है, मानव विकास की प्रक्रिया। अब अगर हम लोग मानव विकास की प्रक्रिया को देखें तो पूरा पाषाण काल को भी 3 भागों में बांटा जा सकता है, और उस पूरा पाषाण काल के 3 भागों के डिवाइडेशन के साथ ही हमारी अध्ययन प्रक्रिया प्रारंभ हो जाती है। देखिएगा, अब देखिएगा, सबसे पहले हम किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण काल का। किसका अध्ययन करते हैं? पाषाण काल का। पाषाण काल। अब इस पाषाण काल का अगर विभाजन किया जाए तो इस पाषाण काल को मुख्यतः 3 भागों में विभाजित कर सकते हैं। पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल, पाषाण काल, और नवपाषाण काल, पाषाण काल। अब अगर किनके काल विभाजन की देखें बात, तो 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख ईसा पूर्व से 5 लाख बीसी से 50,000 बीसी तक, 50,000 बीसी तक ये माना जाता है पूरा पाषाण काल। और पूरा पाषाण काल का फिर 3 भागों में विभाजन किया जाता है। निम्न पूरा पाषाण काल, पूरा पाषाण काल, मध्य पूरा पाषाण काल, और नव पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल, उच्च पूरा पाषाण काल। मध्य पाषाण काल की बात करें तो अब यहां पर देखेंगे तो इसका टाइम पीरियड 50,000 बीसी से 40,000 बीसी तक माना जाता है, बीसी तक माना जाता है मध्य पाषाण काल का काल। और नव पाषाण काल की अगर बात करें तो 40,000 से 10,000 बीसी, 40,000 से 10,000 बीसी, 10,000 बीसी तक के काल को, बीसी तक के काल को नवपाषाण काल के नाम से जाना जाता है। अब हम लोग अध्ययन सर्वप्रथम करेंगे निम्न पुरा पाषाण काल का। इस निम्न पुरा पाषाण काल के अगर औजारों की बात करें तो निम्न पुरा पाषाण काल में जो हमें औजार प्राप्त होते हैं उनकी बात करें तो कुल्हाड़ी, विदारणी, खंडक, ये चीजें कब प्राप्त होती हैं? निम्न पुरा पाषाण काल में। मध्य पुरा पाषाण काल में जो पत्थर बनाए जाने लगे थे वो फलकों से या पपड़ी से बनाए जाने लगे। इस काल के पत्थर पपड़ी या पत्थर से पपड़ी या शल्कों से बनाए जाने लगे, या फिर कह सकते हैं फलक संस्कृति के नाम से भी जान सकते हैं। उच्च पुरा पाषाण काल की बात करें तो उच्च पुरा पाषाण काल में
गतिविधियां मनुष्य के अन्य तरीके से और तेज हो जाती है। तो इस काल का अध्ययन नंबर 1 सोहन नदी घाटी से कर सकते हैं। सोहन नदी घाटी, एक तो सोहन नदी घाटी, दूसरी उत्तर प्रदेश में एक बेलन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी, और तीसरे अगर बात करें तो तीसरी नर्मदा नदी घाटी में हमें इस काल के, नर्मदा नदी घाटी में इस काल के हमें अवशेष प्राप्त होते हैं, या हथियार, औजार और पाषाण के पत्थर के औजार प्राप्त होते हैं। और इस नर्मदा नदी घाटी में देखेंगे तो एक स्थान बहुत चर्चित रहता है जिसे क्या कहा जाता है, भीमबेटका की गुफाएं। भीमबेटका की गुफाएं, बेटका की गुफाएं। अब इनको आप देखेंगे तो मध्य प्रदेश के रायसेन जिले के निकट ये गुफाएं हैं, और इन गुफाओं में विभिन्न प्रकार की चित्रकृतियां या शैलाश्रय और चित्रकृतियां हमें भीमबेटका से प्राप्त होती हैं। अगर हम लोग मध्यपुरा पाषाण काल का अध्ययन करें तो कहां से करेंगे? इसे फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है। मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना जाता है, क्योंकि जो हथियार या औजार या उपकरण बनाए जाने लगे वो फलकों से या पत्थरों की पपड़ी से बनाए जाने लगे थे, इसलिए इस काल को फलक संस्कृत के नाम से भी जाना जाता है। यह प्रश्न आपसे पूछा जाता है। और इस काल का जो मध्यपुरा पाषाण काल का अध्ययन है वो हम मध्य भारत में नर्मदा नदी घाटी से अध्ययन इसका कर सकते हैं, नर्मदा नदी घाटी से। और दूसरे अगर बिंदु पर बात करें कि इस काल का अध्ययन और कहां से किया जा सकता है, तो दक्षिण भारत में एक नदी है तुंगभद्रा नदी। तुंगभद्रा नदी, तुंगभद्रा नदी से भी हम क्या कर सकते हैं, मध्यपुरा पाषाण काल के अवशेष हमें प्राप्त होते हैं, इस काल का अध्ययन करते हैं। अब अगर उच्चपुरा पाषाण काल की बात करें तो यहां नए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। मनुष्य द्वारा अपने हथियार या उपकरण बनाने में नए चकमक पत्थरों का प्रयोग किया जाने लगा। आधुनिक प्रारूप के अनुसार होमोसैपियंस मानव की जो उत्पत्ति होती, होमोसैपियंस मानव इस काल का मानव कहलाता। होमोसैपियंस का उद्भव इसी काल में माना जाता है, उद्भव इसी काल का माना जाता है। यह इस काल का मानव बुद्धिजीवी मानव हो गया था। तो अगर हम लोग इस काल की बात करें, सोहन नदी घाटी, बेलन नदी घाटी और तीसरा नर्मदा नदी घाटी में हमें निम्न पुरा पाषाण काल के अवशेष प्राप्त होते हैं, औजार हथियार प्राप्त होते हैं पाषाण या पत्थरों के। मध्य पुरा पाषाण काल में हमें जो अवशेष प्राप्त हो रहे हैं वो नर्मदा नदी घाटी और दक्षिण भारत में तुंगभद्रा नदी घाटी से प्राप्त हो रहे हैं। इनमें क्या है, इनकी विशेषता है कि फलक या सल्क या क्या किया गया, पत्थरों के लेयरें बाहर करके उनसे औजार बनाए गए हैं, इसलिए इस संस्कृत को फलक संस्कृति या मध्यपुरा पाषाण काल को फलक संस्कृत के नाम से जाना है। चकमक पत्थरों का प्रयोग, नए चकमक पत्थरों का प्रयोग उच्च पुरा पाषाण काल में किया जाने लगा था, और होमोसैपियंस का प्रादुर्भाव या उद्भव भी जो माना जाता है वो होमोसैपियंस का उदय उच्च पुरा पाषाण काल में हुआ। अब अगर इस पर हम लोग देखें कि पुरा पाषाण काल की गतिविधियां का अध्ययन किस प्रकार से कर सकते हैं, अब हम लोग अध्ययन करेंगे मध्य पाषाण काल का। मध्य पाषाण काल का, तो मध्य पाषाण काल का जब अध्ययन करेंगे तो यहां पर हमें क्या चीजें प्राप्त होंगी? तो मध्य पाषाण काल का जो अध्ययन किया जाता है, इस मध्य पाषाण काल के विषय में एक ये बात कही जाती है, एक तरीके का संक्रमण काल है। कैसा काल है? संक्रमण काल है। मध्य पाषाण काल को क्या कहा जाता है? संक्रमण काल के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि इसके पहले पुरा पाषाण काल है, पुरा पाषाण काल, और इसके बाद क्या पढ़ते हैं? नवपाषाण काल। इसके पहले क्या पढ़ते हैं? पुरा पाषाण काल, और इसके बाद क्या पढ़ते हैं? नवपाषाण काल। तो नवपाषाण काल और पुरा पाषाण काल के मध्य में जो हम पढ़ रहे हैं उसको क्या कह रहे हैं? मध्य पुरा पाषाण काल। तो संक्रमण काल का दौर है, और इस संक्रमण काल के दौर के मध्य पाषाण काल के विषय में हम जो अध्ययन का प्रारंभ करते हैं, उस अध्ययन का प्रारंभ 1867 में एक अंग्रेज अधिकारी हैं C.L. कार्ललाइल
ये सीएल कार्लाइल जो हैं इनके द्वारा विंध्य क्षेत्र में 1867 में विंध्य क्षेत्र में, विंध्य पर्वतमाला है जो भारत को दो भागों में बराबर बांटती, उत्तर भारत और दक्षिण भारत। तो विंध्य क्षेत्र में इनके द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए। और यहीं से हम क्या करते हैं, मध्य पाषाण काल का अध्ययन करना प्रारंभ कर देते हैं इन्हीं के पश्चात। अब अगर हम लोग देखें कि इस काल की विशेषता क्या रही, तो इस काल की दो विशेषताएं रही मध्य पाषाण काल की। एक तो लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए, लघु पाषाण उपकरण प्राप्त किए गए, लघु पाषाण उपकरण मतलब छोटे छोटे। तो इसको सूक्ष्म पत्थर के औजार जो प्राप्त किए गए, सूक्ष्म पत्थर के औजारों के कारण, सूक्ष्म पत्थर के औजारों के कारण इसको माइक्रोलिथ एज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? माइक्रोलिथ एज के नाम से जाना जाता है, एज के नाम से भी अध्ययन किया जाता है कि माइक्रोलिथ एज काल किसे कहा जाता है। तो माइक्रोलिथ एज काल इसे कहा जाता है। दूसरी इसकी विशेषता है पशुपालन। क्या विशेषता है? पशुपालन। मध्य पाषाण काल का मनुष्य जो है शिकारी या आखेटक जीवन से आगे बढ़ करके एक पशुपालक का जीवन प्रारंभ कर चुका था। और अगर पशुपालकों की बात करें तो हमें राजस्थान और मध्य प्रदेश से पशुपालकों के या पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो पशुपालन हो गया। तीसरी चीज, जब पशुपालन हो गया तो अब क्या है, पाषाण उपकरणों के साथ साथ, पाषाण उपकरणों के साथ साथ हमें, उपकरणों के साथ साथ हमें हड्डी के बने औजार भी प्राप्त होने लगे, हड्डी के बने औजार भी प्राप्त होने लगते हैं इस काल के। तो अब देखेंगे इस काल में जब हम अध्ययन करेंगे तो इस काल के विशेष बिंदुओं पर फोकस करेंगे। एक तो लघु पाषाण उपकरण या सूक्ष्म पत्थर के औजार हम प्राप्त करेंगे और उन सूक्ष्म पत्थर के औजारों के कारण इसे माइक्रोलिथ एज के नाम से जाना जाता है। फिर दूसरी बात करें तो पशुपालन के साक्ष्य में राजस्थान और एमपी से मिलना प्रारंभ हो जाते हैं। अभी आगे हम इनका डिटेल पढ़ेंगे। तीसरी चीज, पाषाण उपकरणों के साथ साथ हड्डी के औजार। और मनुष्य ने एक कदम आगे, जो उसका आखेट या शिकार का जीवन था, आखेटक या शिकारी के जीवन से, आखेटक या शिकारी के जीवन, ये आखेटक या शिकारी का जीवन तो चल ही रहा है, मनुष्य पशुपालक भी हो गया। क्या हो गया? पशुपालक जीवन में भी प्रवेश कर रहा है। और इसके साक्ष्य में दो स्थानों से मिल रहे, एक राजस्थान, राजस्थान का बागोर नामक स्थान है और दूसरा मध्य प्रदेश का आदमगढ़ नामक स्थान है। तो इसके पश्चात हम लोग अध्ययन करते हैं। हम लोग पूरा पाषाण काल के पश्चात मध्य पाषाण काल का अध्ययन करेंगे। मध्य पाषाण काल के अध्ययन की शुरुआत 1867 में सीएल कार्लाइल नामक विद्वान के द्वारा विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण पाए जाने के साथ प्रारंभ हुआ। इस काल की विशेषताओं की बात करें, इस काल की विशेषताएं क्या है कि मध्य पाषाण काल में हम क्या विशेष रूप से अध्ययन करेंगे, तो एक तो लघु पाषाण उपकरण पाते हैं, दूसरा सूक्ष्म पत्थर के औजार मिलते हैं, इसके कारण इसे माइक्रोलिथ एज कहते हैं, पशुपालन मिलता है और पाषाण उपकरणों के साथ साथ हड्डी के औजार भी इस काल में प्राप्त होने प्रारंभ हो जाते हैं। इस काल का मनुष्य क्या करता है, आखेटक के साथ साथ पशुपालक भी बन जाता है। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे इस काल के विभिन्न स्थलों का। तो यहां पर हम सबसे पहले मध्य पाषाण काल में पढ़ेंगे राजस्थान। और राजस्थान की अगर बात करें तो राजस्थान में हमें क्या मिल रहा, तो राजस्थान में हमें एक जिला है भीलवाड़ा, भीलवाड़ा। और इस भीलवाड़ा जिले में उत्खनन कार्य किया गया वीएस वाकाड़कर द्वारा, वो वीएन मिश्र द्वारा। इसमें क्या किया गया, भीलवाड़ा का एक स्थान है बागोर। क्या नाम है स्थान? बागोर। और बागोर का जो उत्खनन किया गया है, ये उत्खनन इसका जो किया गया है, उत्खनन वीएन मिश्र द्वारा। इसका उत्खनन किसके द्वारा? वीएन मिश्र द्वारा कराया गया। अब देखेंगे ये बागोर कहाँ है, भीलवाड़ा में, भीलवाड़ा राजस्थान। अब इस बागोर से हमें क्या प्राप्त होता है, तो बागोर से सर्वप्रथम हमें पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। यहां से तीन बिंदुओं की बात ध्यान रखेंगे। भीलवाड़ा से एक हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं, पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरा हमें क्या प्राप्त होते हैं, यहां मानव कंकाल, मानव कंकाल, मानव कंकाल। और तीसरा पाषाण उपकरण, पाषाण उपकरण, उपकरण। ये तीन बिंदुओं की अगर बात करें
तो पशुपालन के। तो अब ये प्रश्न सबसे ज्यादा आपसे यही पूछा गया है कि क्या कहते हैं बागोर कहां पर है, तो बागोर नामक स्थल मध्य पाषाण काल का स्थल है और ये भीलवाड़ा राजस्थान में स्थित है। इस काल से हमें क्या प्राप्त होता है, तो पशुपालन के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। पशुपालन के साक्ष्य सर्वप्रथम बागोर राजस्थान से मिले हैं। दूसरी चीज यहां से मानव कंकाल के भी साक्ष्य मिले हैं और क्या है पाषाण उपकरण के साक्ष्य भी मिले। अगर बहुत ज्यादा कठिन प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे तो यह पूछा जा सकता है कि वीएन मिश्र बागोर नामक स्थल का उत्खनन किसने कराया, तो वीएन मिश्र जी ने कराया। और कब कराया, 1968 से लेकर के 1970 के मध्य में, 1968 से लेकर के 1970 के मध्य में इसका उत्खनन वीएन मिश्र द्वारा कराया गया। तो यह राजस्थान की बात हो गई। दूसरे अगर स्थान की बात करें हम लोग दूसरा स्थल देख रहे हैं लंगनाज का। कौन सा मध्य पाषाण कालीन दूसरा स्थल, लंगनाज कहाँ का है, गुजरात में स्थित है। और इस लंगनाज का उत्खनन किसके द्वारा कराया गया, एच.डी. सांकलिया, वी सुब्बा राव और आर कैनेडी के नेतृत्व में इस स्थल का लंगनाज का उत्खनन हुआ। तो आपको ध्यान रखना है बहुत नॉर्मल तरीके से कि लंगनाज कहां पर है, गुजरात में। लंगनाज कहां पर है, गुजरात में। और लंगनाज से लघु पाषाण उपकरण प्राप्त हुए हैं। क्या प्राप्त हुए हैं, लघु पाषाण उपकरण, मिट्टी के बर्तन, पशुओं की हड्डियां और कब्रिस्तान के साक्ष्य मिले। और तीसरी चीज अगर बात करें तो 14 नरकंकालों के भी साक्ष्य हमें लंगनाज से प्राप्त होते हैं। अब हम लोग बात करते हैं मध्य पाषाण कालीन दूसरे स्थलों की। उनमें से 2 स्थल है, एक आदमगढ़ और एक भीमबेटका की बात कर लेते हैं। ये दोनों के दोनों स्थल कहाँ हैं, मध्य प्रदेश में। मध्य प्रदेश का एक होशंगाबाद जिला है और होशंगाबाद जिले के अलावा एक रायसेन जिला। होशंगाबाद में एक स्थल है आदमगढ़। आदमगढ़ से हमें पशुपालन के साक्ष्य मिलते हैं। तो एक पशुपालन का साक्ष्य भी आपको कहां से मिला था, बागोर राजस्थान से। और दूसरा पशुपालन का साक्ष्य कहां से मिल रहा है, आदमगढ़ से। और आदमगढ़ से पशुपालन के साक्ष्य के अलावा हमें लघु उपकरण भी प्राप्त हुए। और रायसेन जिला से भीमबेटका नामक स्थल, इसकी खोज जो हुई 1958 में की गई। कब, 1958 में। इसका खोजकर्ता कौन है, वीएस वाकणकर महोदय द्वारा इसका उत्खनन कराया गया, खोज की गई। और यहां से हमें शैलाश्रय, मनुष्यों के द्वारा गुफाओं में, शैल गुफाओं में रहने के चित्र मिलते हैं, साक्ष्य मिलते हैं। और दूसरी चीज गुफा चित्र भी मिलते हैं। और भीमबेटका के गुफा चित्रों के आधार पर मध्य पाषाण काल के लोगों के जीवन, उनके रंगमंच, उनके मनोरंजन, उनके आखेट, उनके अन्य प्रकार की गतिविधियों या दैनिक दिनचर्या का अध्ययन हम उनके भीमबेटका से प्राप्त गुफाओं के आधार पर, गुफाओं के चित्रों के आधार पर करते हैं। और उन चित्रों के आधार पर पता चलता है कि उस काल का मनुष्य एक कल्पनाशील मनुष्य था और उस कल्पनाशील मनुष्य की चित्रकारी उत्तम कोटि की थी और उसमें जो रंग या अन्य प्रावधान जो किए गए हैं वो बहुत बेहतर बनाए गए और आज तक उनके साक्ष्य हमें प्राप्त होते हैं। इसके बाद अगर हम लोग बात करें उत्तर प्रदेश की, इलाहाबाद के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा प्रोफेसर जी.आर. शर्मा, प्रोफेसर आर.के. वर्मा और प्रोफेसर वी.डी. मिश्र के द्वारा उत्खनन कराए गए स्थलों में इलाहाबाद है। इलाहाबाद में एक चौपानी मांडव है। चौपानी मांडव से हमें झोपड़ी के प्रमाण के साथ साथ चौपानी मांडव से हमें झोपड़ी के साक्ष्य और मिट्टी के बर्तनों के साक्ष्य प्राप्त होते। अब अगर इसके बाद हम बात करें मोरहना पहाड़ की क्या स्थिति है, तो मिर्जापुर जिला है, इलाहाबाद के निकट ही। मिर्जापुर से 3 स्थल खोजे गए हैं मध्य पाषाण कालीन, मोरहना पहाड़, बगही खोर और लेखैया। लेखैया से हमें 17 नरकंकाल प्राप्त होते हैं मध्य पाषाण काल के। भारत में जो मानव अस्थिपंजर के जो साक्ष्य प्राप्त होने शुरू होते हैं, भारत में मानव अस्थिपंजर के जो साक्ष्य मिलते हैं, अगर इनके संबंध में पूछा जाए कि भारत में मानव अस्थिपंजर के साक्ष्य कब से मिले, तो मध्य पाषाण काल से पंजर के साक्ष्य जो मिलते हैं वो मध्य पाषाण काल से मिलते हैं और वो आपको इन स्थलों से मिल रहे हैं। इसी तरीके से इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा क्या किया गया, विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा क्या किया गया, प्रोफेसर जी.आर. शर्मा,
प्रोफेसर R.K. वर्मा और प्रोफेसर B.D. मिश्र द्वारा इलाहाबाद, मिर्जापुर तथा प्रतापगढ़ के भी उत्खनन कराए गए। इलाहाबाद विश्वविद्यालय के प्राचीन इतिहास विभाग द्वारा प्रोफेसर G.R. शर्मा, प्रोफेसर R.K. वर्मा और प्रोफेसर B.D. मिश्र द्वारा उत्खनन कराया गया प्रतापगढ़ जिले में। और प्रतापगढ़ जिले में जो प्राप्त हुए हमें स्थल हैं उसमें एक सराय नाहर राय नंबर 1, दूसरा महदहा और तीसरा हम देखते हैं दमदमा है। ये तीनों स्थलों का उत्खनन किया गया। सराय नाहर राय की अगर बात करें तो सराय नाहर राय से लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, अस्थि निर्मित और सींग निर्मित उपकरण के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, 14 समाधान हमें प्राप्त होते हैं तथा 8 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। 8 गर्त चूल्हे प्राप्त होते हैं। अब देखिएगा ये साक्ष्य कहाँ से, मध्य पाषाण काल में हमें कहाँ से प्राप्त हो रहे हैं, प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से। ये प्रतापगढ़ जिला कहाँ का है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है, उत्तर प्रदेश का प्रतापगढ़ जिला है। और यहाँ के इलाहाबाद विश्वविद्यालय द्वारा इनका उत्खनन। महदहा ये भी प्रतापगढ़ जिले में ही है, सराय नाहर राय से थोड़ी दूरी पर। यहाँ से लघु पाषाण उपकरण के साक्ष्य प्राप्त हुए, आवास के साक्ष्य प्राप्त हुए, समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए और गर्त चूल्हों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए। दमदमा की बात करें तो दमदमा से हमें क्या मिले हैं, हड्डी और सींग के उपकरण व आभूषण प्राप्त हुए हैं और 14 समाधान के हमें साक्ष्य प्राप्त हुए। इसके साथ साथ हमें गर्त चूल्हों के भी साक्ष्य प्राप्त हुए, गर्त चूल्हे के भी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। तो इस तरीके से हम मध्य पाषाण काल को देखते हैं कि मध्य पाषाण काल में इन स्थलों के अलावा पश्चिम बंगाल का वीरभानपुर और दक्षिण भारत में अगर जाएंगे तो आंध्र प्रदेश में कई सारे स्थल मध्य पाषाण काल के अवशेषों या साक्ष्य जहां से प्राप्त किए गए उनका भी अध्ययन किया जाता है। लेकिन प्रतियोगी परीक्षाओं के दृष्टिकोण से ये आपको महत्वपूर्ण बातें बता दी गई। तो अब हम लोग अध्ययन करेंगे नवपाषाण काल का। नवपाषाण काल की अगर बात करें तो ये 2 तरीके से बात आती है। विश्व के या वैश्विक स्तर पर विश्व में जो हम इसका काल पाते हैं तो वो 9000 ईसा पूर्व से 9000 BC के आसपास से पढ़ा जाता है। और भारतीय परिप्रेक्ष्य में अगर इसका अध्ययन करें तो भारतीय परिप्रेक्ष्य में इसका अध्ययन 7000 BC के आसपास किया जाता है। नवपाषाण काल में देखेंगे विभिन्न प्रकार की विशेषताएं आ गई। नवपाषाण का मनुष्य जो है क्या कहते हैं, एक तो शिकारी या आखेटक से इसका जीवन जो है, आखेटक से इसका जीवन जो है आगे बढ़ चुका था और ये जीवन कहाँ पहुँच चुका था, पशुपालक के रूप में। कैसा, पशुपालक के रूप में। दूसरा अगर हम अध्ययन करें इस काल का मानव जो है खाना बदोश एवं बर्बर जीवन जीने की अपेक्षा, खाना बदोश जीवन की अपेक्षा अब वो क्या है, स्थायी बस्तियां बना करके रहने लगा था। स्थायी बस्तियां बसाने शुरू कर दिया। खाना बदोश जीवन की अपेक्षा स्थायी बस्तियां बनाना शुरू कर दिया था। अब क्या है, और तीसरी चीज हम अगर इस पर देखें तो यहाँ का मानव क्या है कि यहाँ का मानव आखेटक या खाद्य संग्राहक, अब क्या है, खाद्य संग्राहक की अपेक्षा, खाद्य संग्राहक या कह सकते हैं खाना बदोश जीवन जीने की अपेक्षा स्थायी बस्तियों का निवास हो गया। दूसरी आखेटक या शिकारी के स्थान पर अब नवपाषाण काल का मनुष्य पशुपालक हो गया। और अगर देखें तो इस काल के मनुष्य ने क्या किया था, कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि कार्य भी प्रारंभ कर दिया था। कृषि कार्य का प्रादुर्भाव हुआ, कृषि कार्य का प्रारंभ हुआ और कृषि कार्य करने के साथ साथ स्थायी बस्तियां भी बन गई, क्योंकि मनुष्य को कृषि कार्य के साथ साथ जैसे ही कृषि का कार्य प्रारंभ करेगा तो वो कृषि के साथ साथ ही उसे उस स्थान पर तब तक रुकना पड़ेगा जब तक उस फसल की बुआई से लेकर के फसल की कटाई तक तो उस स्थान पर उसे रुकना होगा। अब इसके बाद अगर देखें तो बर्बर मनुष्य की अपेक्षा अब बर्बरता से वो क्या होने लगा था, बर्बरता से सभ्यता की ओर मनुष्य का गमन हो चुका था। मनुष्य का गमन बर्बरता से सभ्यता की ओर हो चुका था। सभ्य मानव के साक्ष्य मिलते हैं। नवपाषाणकालीन स्थलों में देखेंगे तो सबसे पहले हम लोग मेहरगढ़ बलूचिस्तान पाकिस्तान के मेहरगढ़ नामक स्थल का अध्ययन करेंगे जो 7000 ईसा पूर्व का प्राप्त होता है।
कौन सा? 7000 BC में हमें 7000 BC का एक स्थल प्राप्त होता है, मेहरगढ़। कौन सा? मेहरगढ़। तो मेहरगढ़ नामक स्थान कहाँ पर है और इसके विषय में क्या जानकारी कर सकते हैं? ये स्थल कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। कहाँ पर? बलूचिस्तान पाकिस्तान का ये स्थल है, बलूचिस्तान पाकिस्तान का ये स्थल है। तीसरी चीज यहाँ से हमें क्या मिलता है? हमें एक स्थायी बस्तियों के साक्ष्य मिलते हैं, स्थायी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, स्थायी बस्ती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। दूसरी चीज, यहाँ का मनुष्य कैसे रहता था? गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं। गर्तावास का मतलब है गड्ढों में घर बना करके रहते थे, गड्ढों में घर बना करके रहते थे, गड्ढों में घर बना करके रहते थे। तीसरी चीज, हमें इस काल से कृषि के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कृषि के साक्ष्यों में हमें गेहूं, जौ और कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं, कपास की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। मेहरगढ़ से हमें, मेहरगढ़ कहाँ पर है? बलूचिस्तान पाकिस्तान में। यहाँ से स्थायी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं। स्थायी बस्तियों के साक्ष्य के साथ यहाँ के लोग गर्तावासों में जीवन व्यतीत करते थे, गर्तावास बना करके गड्ढों में घर बनाकर रहते थे और यहाँ के लोग कृषि करते थे। कृषि में गेहूं, जौ और कपास की खेती से ये लोग परिचित थे। अब इसके साथ साथ अगर देखेंगे तो यहाँ से हमें मृदभांड के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मिट्टी के बर्तनों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। अब अगर हम लोग देखें तो यहाँ पर कच्चे मकान, मृदभांड के साथ साथ यहाँ जो स्थायी बस्तियां बसाई गई थी, इस पे कच्चे मकानों के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं, कच्चे मकानों के साक्ष्य भी हमें प्राप्त होते हैं। और क्या है? पालिशदार उपकरण, उपकरण जो हो गए, ये उपकरण कैसे प्राप्त होते हैं? यहाँ के उपकरण पालिशदार हो गए, पालिशदार उपकरणों के भी साक्ष्य हमें इस काल से या मेहरगढ़ से प्राप्त होते। तो मेहरगढ़ कहाँ पर है? नवपाषाणकालीन स्थल मेहरगढ़ का जब अध्ययन करते हैं तो ये बलूचिस्तान पाकिस्तान में स्थित था। यहाँ से स्थायी बस्ती के साक्ष्य मिलते हैं, कच्चे मकान बनाए जाते थे यहाँ के लोगों द्वारा, गर्तावास या गर्त निवास या गड्ढों में घर बना करके रहते थे। दूसरी चीज क्या है? कृषि के साक्ष्य गेहूं, जौ और कपास से परिचित थे। उसके अलावा कृषि और पशुपालन क्या मिलेगा? यहाँ पर लोग कृषि तो करते ही साथ में थे और क्या है? पशुपालन के साक्ष्य भी यहाँ से हमें प्राप्त हो जाते हैं। तीसरी चीज क्या है कि मृदभांड यहाँ से मिलते हैं और उपकरण जो प्राप्त हुए हैं वो पालिशदार उपकरणों के साक्ष्य प्राप्त हुए। अब हम लोग अगर दूसरे स्थलों की बात करें, बुर्जहोम ये स्थल कहाँ पर है? जम्मू कश्मीर में स्थित था और यहाँ से हमें गर्तावास के साक्ष्य मिलते हैं, गड्ढों में घर बना करके लोगों के रहने के साथ और मानव के साथ अर्थात मालिक के साथ, यहाँ मानव को कह सकते हैं या मालिक के साथ कुत्ते के दफनाए जाने के साक्ष्य भी हमें बुर्जहोम से प्राप्त करते हैं। जम्मू कश्मीर का एक दूसरा स्थल है गुफकराल और एक स्थल है गुफकराल। अगर हम गुफकराल की बात करें तो गुफकराल भी जम्मू कश्मीर में स्थित एक स्थल था। यहाँ से इसका शाब्दिक अर्थ होता है कुम्हार की गुफा। गुफकराल का अर्थ है कुम्हार की गुफा। यहाँ से सिलबट्टे, हड्डी की सुइयाँ और चाक एवं हाथ के बने उपकरण या मृदभांड हमें इस काल से प्राप्त होते हैं। नवपाषाणकालीन स्थलों में अगर बिहार की बात करें कि बिहार के एक स्थल चिरांद का, चिरांद कहाँ पर है? बिहार के छपरा जिले में। यहाँ हड्डी एवं सींग के बने उपकरण एवं औजार प्राप्त हुए हैं। हड्डी एवं सींग के बने आभूषण और औजार प्राप्त हुए हैं। यहाँ से हमें सिलबट्टे के साक्ष्य, सिलबट्टे के साक्ष्य के साथ साथ मृदभांडों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं, मृदभांडों के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। और चिरांद नामक स्थल से हमें ताम्र पाषाण संस्कृति के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ताम्र पाषाण संस्कृत के भी साक्ष्य प्राप्त होते हैं। तो ये स्थल कहाँ का है? ये स्थल है बिहार चिरांद का। अगर इसके बाद हम लोग बात करें कि उत्तर प्रदेश का एक स्थल है नवपाषाणकालीन, उत्तर प्रदेश का एक स्थल कोल्डिहवा है। कोल्डिहवा से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। कोल्डिहवा ये लोहदा नाला इलाहाबाद के निकट स्थित है। कोल्डिहवा नामक स्थान
नवपाषाणकालीन कोल्डी हवा। यह कोल्डिहवा नामक नवपाषाणकालीन स्थल उत्तर प्रदेश में स्थित है और यहाँ से हमें चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते, चावल की खेती के साक्ष्य प्राप्त होते, खेती के साक्ष्य प्राप्त होते हैं। ये भी एक नवपाषाणकालीन स्थल है। इस नवपाषाणकालीन स्थल से हमें धान की चावल की खेती के साक्ष्य और कुछ लौह उपकरणों के साक्ष्य भी दिखाई पड़ते हैं। तो ये नवपाषाणकालीन स्थलों की बात हो गई। अब हम लोग आगे अध्ययन करेंगे नवपाषाण काल के कुछ विशेष बिंदुओं की कि नवपाषाणकालीन मानव मनुष्य अपने जीवन में किस ओर अग्रणी हो चुका था। तो हम लोगों ने पढ़ा है कि नवपाषाण काल के मनुष्य ने क्या किया, स्थायी बस्तियां बसाई, कृषि कार्य करना प्रारंभ किया। इसके साथ साथ हम लोग देखेंगे तो नवपाषाणकालीन मानव, नवपाषाण काल में हमें क्या मिलता है, आग का प्रयोग करना, आग का प्रयोग करना, मनुष्य ने आग का प्रयोग प्रारंभ हो चुका था और आग के प्रयोग के प्रारंभ के कारण मनुष्य के जीवन में सुगमता आ चुकी थी, क्योंकि आग के माध्यम से दो चीजें, एक ठंड से बचाओ और दूसरी चीज सुरक्षा का कार्य भी आग के माध्यम से लिया जाता था। तीसरी चीज, अब भोजन जो था वो भोजन पका पकाया प्राप्त होता था। इस काल के अलावा नवपाषाणकालीन मानव ने पहिए का प्रयोग प्रारंभ कर दिया था और उस पहिए के प्रयोग में अगर हम लोग देखें तो उसका दो रूप में, एक चाक से मिट्टी के मृदभांड बनाने में इसका प्रयोग करता था, चाक का, और दूसरा इसका पहिए का प्रयोग जो है यातायात के रूप में होता था। यातायात के रूप में बैलगाड़ी या इक्का गाड़ी या भैंसा गाड़ी के रूप में यातायात के रूप में प्रयोग प्रारंभ हो चुका था। तो ये बात रही नवपाषाणकालीन मनुष्य की, और इसने विभिन्न प्रकार की गतिविधियां नवपाषाण काल से प्रारंभ कर दी थी। इसके बाद हम लोग अध्ययन करेंगे सैंधव काल का या सिंधु सभ्यता का। जय हिंद।